नमस्कार। अनएडिटेड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जी हाँ, ये वही एसआईआर है जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों से काफ़ी बवाल मचा हुआ है। चाहे वो टीएमसी की बात करूं या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, इन सभी पार्टियों ने भरपूर विरोध किया इस एसआईआर का और चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए दिया है और सभी आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव आयोग के हक में फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, इसे हम डिटेल से समझेंगे। इसके लिए मौजूद वरुण शर्मा। वरुण शर्मा, आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, उन सभी आरोपों को गलत साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रमुख बातें क्या क्या बताई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका। देखिए, आपने एक शब्द का प्रयोग किया शुरुआत में, ऐतिहासिक। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले से आगे के आने वाले जो चुनाव हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है, उनके ऊपर जो एसआईआर से रिलेटेड जो भी सवाल उठने वाले थे, जो भी आगे चल के जो भी विवाद उत्पन्न होने वाले थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे कहते हैं, पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है। तो बिल्कुल सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण आज का ये फैसला था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात चुनाव आयोग ने की वो ये है कि जिस तरीके से ये आरोप लगे थे चुनाव आयोग के ऊपर कि जो ये प्रक्रिया हुई है एसआईआर की, इसके अंदर बहुत खामियां थीं, और उन खामियों की वजह से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर कहीं ना कहीं पे कुछ सवाल खड़े हो गए थे। तो उन सभी सवालों का जवाब एक तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के अंदर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक लीगल अथॉरिटी है, और जो उसकी जो संवैधानिक जो उसकी चुनाव आयोग की जो वैधता है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने की वो बिल्कुल सही तरीके से की। उसके अंदर जो भी आरोप लगाए गए, जिन आरोपों की चर्चा आपने भी शुरुआत में की और आगे शायद हम और करेंगे उसको विस्तार से जानने की कोशिश, उसमें कोई दम नहीं है। और जो भी प्रक्रिया, जिस तरीके की भी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने की, वो बिल्कुल सही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1950 का, उसमें कहीं ना कहीं ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है वो एक नए जीवन का संचार करती हुई दिख रही है। न्यू, अगर मैं कहूँ तो ब्रीथ्स न्यू लाइफ, जो कोट कर रहा हूँ मैं, इनटू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एंड सर्व्स द अल्टीमेट गोल ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी चुनाव के अंदर, वो यही होती है कि जो चुनाव है वो सही तरीके से हो, फ्री और फेयर तरीके से हो, उसके अंदर किसी भी तरीके का कि कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, और किसी को ये मौका भी ना दिया जाए कि वो इस तरीके की बयानबाजी करे कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वो वाली जो आरोप थे, जो मांग थी या आरोप, जो भी आप कहना चाहें ओपोजिशन का, उसको खारिज कर दिया है। एक तरीके से ये बात कहकर ध्वस्त कर दिया है जो भी ओपोजिशन ने आरोप लगाए थे उन सभी को। इसके अलावा एक बहुत, जिसे कहते हैं, महत्वपूर्ण, एक के बाद एक जिस तरीके से कई विपक्षी पार्टियां और कई जो एनजीओज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाने के लिए, और उठाए भी गए। भारत एक कोई बनाना देश तो है नहीं, कोई, और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है हमारा, और कोई भी किसी भी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाने के लिए जा सकता है, स्वतंत्र है। वो था सिटीजनशिप के ऊपर। इस तरीके के बहुत सारे सवाल उठाए गए कि चुनाव आयोग, आरोपों की झड़ी लगाई गई, अगर मैं कहूँ कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ मिलके कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जो उनको वोट नहीं देते।
बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये कोई सिटीजनशिप यानी नागरिकता बताने वाला कानून नहीं है ये, या नागरिकता को बताने वाले, उसको फिक्स कर देने वाली, उसको कोई एजुकेट करने वाली ये प्रक्रिया नहीं थी एसआईआर बिल्कुल, की। जैसे ये वोटरों को जानने की प्रक्रिया, सही वोटर जो है वो वोट डाल पाए, वो प्रक्रिया है। बंगाल में भी वरुण हमने देखा था, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कि वरुण जब बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा था तो टीएमसी जो थी अपने खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में जो वोटर्स को गलत संदेश दे रही थी और वो बार बार ये झूठी अफवाह फैला रही थी कि अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा तो इस देश से आपकी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े आरोप पर बिल्कुल पर्दाफाश किया, बिल्कुल नकार दिया है वरुण। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश दिया है उसके अंदर स्पष्ट तौर पे कहा है ये थोड़ा आम प्रक्रिया से अलग प्रक्रिया है, ये कोई ऐसा या रोज रोज तो होता नहीं है। अब देश के अंदर हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, ठीक है। अब वो चुनाव सही तरीके से हो, चाहे कोई भी छोटा चुनाव हो चाहे कोई बड़ा चुनाव हो, मेन जो एम होना चाहिए, जो मेन मकसद है, जो प्रमुख जिसे कहते हैं मकसद है, वो यही है कि चुनाव अच्छे तरीके से हो। और आपने जो जिक्र किया, तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने, जिस उनके अन्य प्रमुख नेताओं ने जिस तरीके से अभी जो हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उससे पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया पे जो सवाल उठाए, मुझे लगता है ये जो आज का जो फैसला है वो उन सवालों को काफ़ी हद तक उनका जवाब है। उन सवालों को एक तरीके से स्पष्ट तौर पे खारिज करने वाला ये फैसला है। और अब तो देखिए, जनता ने भी अपना फैसला दे दिया। जिस तरीके से ऐतिहासिक मतदान हुआ, वो भी एक ऐतिहासिक हुआ। जैसे आप ये अगर ये जजमेंट ऐतिहासिक है, तो जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो पोलिंग हुई, जो वोटिंग हुई, वो भी ऐतिहासिक हुई। लगभग 93% वोटिंग हुई 2 चरणों के अंदर, और जो नतीजा आया वो भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक था। तो देखिए, जो भी आरोप लगे, जो भी और अभी तक लग रहे हैं, उन सभी आरोपों का जवाब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के अंदर दे दिया है। और आने वाली जो एसआईआर है, जैसा मैंने शुरू में बोला, जो आने वाली एसआईआर का जो चरण आने वाला है, महाराष्ट्र के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, कुल 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर है। उसके दौरान उस प्रक्रिया के ऊपर से जो सवाल उठेंगे, और जरूर उठेंगे भी यहाँ पर, उनका भी जवाब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया है। वरुण, एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लग रहा था एसआईआर पे, इस पूरी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा था, तो उन दस्तावेजों पर भी बहुत सारी आपत्ति दर्ज की गई थी, खासकर आधार कार्ड को लेकर भी किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सब पर भी आज काफ़ी डिटेल में फैसला सुनाया है। इस पे आप थोड़ा बताएंगे, क्या है इसमें, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि जो बहुत सारी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो बिंदु रखे, उसमें से एक बिंदु ये भी था कि जो भी चुनाव आयोग ने इस एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी जितने भी दस्तावेज थे, वो बिल्कुल वैलिड दस्तावेज रहे, रीजनेबल डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। और जो आधार कार्ड के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, आधार कार्ड जो है वो घर का पता, घर का जो एड्रेस है, उसको बताने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि नागरिकता बताने के लिए वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, कंक्लूसिव जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट नागरिकता के लिए नहीं है। क्योंकि जैसा चुनाव आयोग ने जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया नागरिकता बताने के लिए की ही नहीं है। इसका नागरिकता जानने का, इसका इस पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब है ही नहीं। इस दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नागरिकता से है ही नहीं। और ये भी बोला है कि जहाँ तक चुनाव आयोग है, वो इस जो भी डाटा उनका कलेक्ट हुआ एसआईआर के तहत, वो चुनाव में कौन वोट डाल सकता है उसी के लिए यूज करेगा, बिल्कुल, नागरिकता बताने के लिए नहीं। बिल्कुल। जहाँ पे इस तरीके के मामले होंगे, जो कि विवादित मामले होंगे, और जहाँ पे इस तरीके का लगेगा कि नागरिकता के ऊपर सवाल उठ रहा है, या उसके ऊपर जो भी एलिगेशन या काउंटर एलिगेशंस लगेंगे, कॉम्पिटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स उसके लिए बने हुए हैं, अथॉरिटी बने हुए हैं, वहाँ पे मामला रेफर किया जाएगा।
तो जो प्रक्रिया चुनाव आयोग की है ही नहीं, उसमें चुनाव आयोग कोई अपना मत दे भी नहीं रहा है। बिल्कुल। उसके लिए जिस तरीके की प्रक्रिया देश के अंदर कानून के तहत, संविधान के तहत है, उसी का पालन किया जाएगा और पालन हो भी रहा है। बिल्कुल। चुनाव आयोग पर यह भी आरोप लगा वरुण, कहा गया कि चुनाव आयोग जो है कानून के खिलाफ काम कर रहा है, लॉ के विरुद्ध काम कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो सेक्शन 16 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत, उसके अंदर चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी बनती है। चुनाव आयोग ही अल्टीमेट एक तरीके से अथॉरिटी रहेगा चुनाव कराने में। मतलब चुनाव से जुड़ी जितनी भी प्रक्रिया इस देश के अंदर होगी जी। उसको कराने का उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल चुनाव आयोग है। जी। तो इसमें देखिए, इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन पहले भी नहीं था। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। इसका तो इसमें तो किसी को किसी तरीके का शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि इस तरीके के सवाल उठाए गए थे, जैसा आपने कहा बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो उसका पूरा जो जिस तरीके से कहते हैं जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कोई भी वोटर जो भी ऐड किया जाएगा, कोई भी वोटर जो कि वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाएगा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल चुनाव आयोग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कह दिया है। देखिए, अब हम चलते हैं चुनावी राज्यों की तरफ चलते हैं, जहां पिछले दिनों चुनाव हुए और काफ़ी बवाल हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो बवाल पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल के पहले जो बवाल की जो शुरुआत हुई थी, काफ़ी हंगामा हुआ, वो बिहार में हुआ। हाँ, ये बिहार मेरे ख्याल से ये जो आज का फैसला है, ये बिहार की जी, जी। पिटीशन से प्ली लगी हुई थी, उसको उसके बारे लेकर में है। ही। हाँ, तो थोड़ा हम उस पे अगर हम गौर फरमाएं, अगर गौर करें वरुण, अगर डिटेल में अपने दर्शकों को अगर हम बताएं, तो करीब करीब शुरुआती जो लिस्ट आई थी बिहार में 65 लाख मतदाताओं को वहाँ से नाम हटे थे वोटर लिस्ट से। बिल्कुल। जो भी अनमैच डॉक्यूमेंट जब हुए, जो भी टेक्निकल रीजंस थे, जिस तरीके का जो चुनाव आयोग ने अपना जो बताया था कि इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना है, जब वो चीज़ें नहीं हुई तो 65 लाख जो बहुत बड़ा आंकड़ा था पहले फेज़ के अंदर जब SIR हुई, और बिहार के अंदर चुनाव भी होना था 2025 के अंदर, और 65 लाख जैसे ही ये आंकड़ा आया तो एक तरीके से राजनीतिक गलियारों के अंदर जिस तरीके का भूचाल आया था, वो हम और आप दोनों को पता है किस तरीके के उसके बाद वक्तव्य आए थे और क्या क्या हुआ था। एक तरीके से लगा कि इलेक्शन का फैसला शायद हो गया, जिस तरीके के रिएक्शंस हो रहे थे वहाँ पर। और देखिए, उस समय फिर 60 करोड़ और 89 लाख 7 करोड़ 89 लाख के करीब वोटर बिहार के अंदर थे, और 65 लाख का उसमें से घट जाना, लगभग मेरे ख्याल से 6% मतों का मतदाताओं का हटना लिस्ट के अंदर से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और वो भी उस प्रदेश के अंदर जहाँ पे कि बाइपोलर, यानी कि दो ही पक्षों के बीच में प्रमुख रूप से चुनाव होते। और पिछली बार का जैसा अगर आपने आंकड़ा देखा हो, जो 2020 के अंदर जो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, जो दोनों जो गठबंधन थे उनके बीच में बहुत कम फासला था वोटों का, और 11-12 हज़ार दोनों जो थे फ्रंट्स, जो RJD का गठबंधन था और जो भाजपा JDU का जो गठबंधन था, उनके बीच में था फासला। और सीटों के मामले में बात करें तो 125 NDA की आ गई थी और 110 पे RJD, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन रह गया था। मतलब वोट्स तो का डिफरेंस जो इतना कम था, लेकिन सीटों में 15 सीटों की बढ़त NDA को मिल गई थी। तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा विवाद का विषय बन गया था कि 65 लाख वोटों का हटना, जबकि मार्जिन ऑफ जो विक्ट्री था NDA का वो इतना कम रहा था 2020 के अंदर। उसके बाद जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया का पालन किया गया। जो जिनको भी लगता था कि उनके साथ ये न्याय नहीं हुआ है या किसी कारण से उनका नाम नहीं आ पाया है, उन सभी लोगों ने प्रक्रिया का पालन किया और फिर 65 लाख से घटकर ये संख्या 47 लाख पर आई। यानी कि 18 लाख लोगों को कहीं ना कहीं दोबारा से सूची के अंदर जोड़ा गया। बिल्कुल। और आखिर में जो फाइनल फिगर आई थी वो 7 करोड़ 42 लाख की थी। बिल्कुल। तो 7 करोड़ 42 लाख जनता ने फिर इस चुनावों में
वोटर बने, वो एलिजिबल थे वोट डालने के लिए। और उसके बाद जो फिर बहुत ऐतिहासिक रिजल्ट भी रहा, 202 सीटें एनडीए की आई और वोटिंग भी बहुत अच्छी हुई पिछली बार से। अब मेरे ख्याल से 8 से 10% ज़्यादा वोट बिहार के अंदर पड़े थे। और एक बार तो और भी ये सामने आ रही है कि एसआईआर जहाँ जहाँ भी हुआ है वहाँ पे वोट प्रतिशत बहुत बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने ये भी बात कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखी होगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग का ये जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिमाग में ये रखा होगा कहीं ना कहीं जो फ्री एंड फेयर पोल और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का हो और सही लोगों का हो, वो जो डाटा बता रहा है वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिमाग में रखा होगा। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार के अंदर अच्छे से चुनाव हुआ और सरकार भी बन गई, वही कंटिन्यूएशन हुआ और एनडीए को 202 जैसे मैंने कहा सीटें मिली। उसके बाद बंगाल की बात भी अगर करी जाए तो बंगाल में भी, बंगाल ने तो खैर बहुत ही आफत का काम करा, जैसे कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा, हाँ बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा मुद्दा जो उठाया अगर किसी ने तो वो तो बंगाल से इतनी ज़्यादा आवाज़ें उठी इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कि मतलब कह नहीं सकते, मतलब पूरे देश से इतनी आवाज़ नहीं आई जो कि बंगाल से आई। बिल्कुल। और देखिए जो फिर उसका जो फेज़ आया 91 लाख, अगर बिहार में जब पहली बार में 65 लाख तो बंगाल के अंदर 91 लाख वोटर्स का डिलीशन की खबर आई। और उसके बाद फिर जो होना था वो तो हुआ ही। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने एक दूसरे का साथ दिया चुनाव आयोग को घेरने में, सत्ता पक्ष को घेरने में, सत्ता पक्ष यानी कि जो केंद्र की सरकार है, जो पहला जो आंकड़ा आया था उसमें 65 लाख 64-65 लाख के करीब था। उसके बाद फिर 27 लाख, तो कुल जमा 91 लाख का ये आंकड़ा आया बंगाल का। उसके बाद जब जैसी जैसी प्रक्रिया बिहार के अंदर हुई, जब बंगाल में भी वो प्रक्रिया हुई तो उसके तहत 6 या 7 लाख वोटर और इस वोटर लिस्ट के अंदर जुड़े और फिर जो फाइनल जो टैली रही वो जो 7 करोड़ 66 लाख की थी बंगाल के वोटर की, वो 6 करोड़ 75 लाख पे आई और उसके बाद 6 करोड़ 81 या 82 लाख पे जाकर टिकी। और इन 6 करोड़ 81-82 लाख वोटर में से 93% के करीब वोटिंग हुई, तो जो कि ऐतिहासिक था, जो बहुत ऐतिहासिक था और इतिहास में दर्ज हो गया कि इतनी वोटिंग पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हुई थी। भारत चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है, जैसे पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो करीब करीब 60 लाख मतदाता जो थे वो विचाराधीन भी रखे गए थे। तो आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश किया है कि जहाँ जहाँ भी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विचाराधीन मतदाता अभी भी हैं आपके पास, तो उसे 1 महीने के अंदर आप केंद्र सरकार को उनकी लिस्ट सौंप दें। हाँ, वही जैसे मैंने कहा, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, केंद्र सरकार का जो भी कॉम्पिटेंट ट्राइब्यूनल अथॉरिटी है जो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, उनका ही काम है ये, उसके अंदर उनको सौंप दी जाए जो भी सूची है और उसके बाद जो भी फैसला होगा भाई जिसका काम जो है वही करेगा। ये बिल्कुल देश के अंदर प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात आज अपने जो फैसला लिया है उसके अंदर साफ साफ बता दी है और अब जो वो फैसला लिया जाएगा वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी फैसला लेगी वो सबको मान्य होगा। बिल्कुल। तो इसके अंदर इतनी हाय तौबा मचाने की जो पिछले 1 साल से हाय तौबा इस देश के अंदर मची हुई है, कहीं ना कहीं जैसा मैंने शुरू में ही जिक्र किया, उस पर अब पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। जैसे विचाराधीन मतदाताओं की बात होती थी तो पश्चिम बंगाल में उस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था और ऐसा कहा गया था कि जानबूझकर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, प्रदेश में कोई भी घुसपैठिया नहीं है, कोई भी बांग्लादेश से नहीं आया था। बट जब चुनाव रिजल्ट आ गया है, सत्ता बदल गई है, तो अभी जो तस्वीर जो सामने आ रही है, खासकर बॉर्डर इलाकों से, बांग्लादेश के बॉर्डर इलाकों पे भर भर के लोग वापस जा रहे हैं। कैमरे पे लोग खुद आ रहे अपने आप को बांग्लादेशी मान रहे हैं और कह रहे हैं, जिसको चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये विचाराधीन जानबूझकर रखा गया है। इसको आप इस पूरी प्रक्रिया से कैसे जोड़ के देख रहे हैं वरुण? देखिए, बिल्कुल इस प्रक्रिया के साथ ही जोड़कर देखा जाना चाहिए इसको। ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं, जैसे नागरिकता का तो कानून नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो लोग, गलत लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं अगर ये डर उत्पन्न हो गया है कि हमारे साथ क्या होगा। देखिए, जो भारत देश का नागरिक है वो क्यों डरेगा? उसको डरने का क्या कारण है? बिल्कुल कोई कारण नहीं है। जो गलत तरीके से
बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं जो गलत तरीके से, और देखिए इनमें से बहुत, और ये पूरा मैं, क्योंकि इसको अतिशोक्ति नहीं है अगर मैं इसको कह दूं तो, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ना केवल बांग्लादेशी बल्कि इवन रोहिंग्याज जो भी बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ये डाटा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही लोग जो हैं, क्राइम्स जो हो रहे हैं सिटीज़ के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जगह जगह पे उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं पाई जा रही है। तो भारत देश के अंदर हमें क्या ज़रूरत है दूसरे देशों के ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को पालने की? तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो ज़रूर वोटर जानने की थी, लेकिन अगर डर उन लोगों में, गलत लोगों में, जो लोग गलत तरीके से इस देश के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर ये डर अगर समा गया है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ऐसी पार्टी की सरकार आ गई है जिसने अपने घोषणा पत्र में ही ये साफ साफ बोला था कि हमारे सत्ता में आने के बाद हम एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन कर उनके घर यानी कि बांग्लादेश वापस भेजेंगे। तो उसके बाद ये जो डर का माहौल है, और अब कैमरे पे आकर बता रहे हैं जी। मैं कई न्यूज़ एजेंसीज के जो फीड हैं वो चेक कर रहा था, कैमरे पे आके लोगों ने बताया है कि मैं मैकेनिक का काम कर रहा था, 2-3 साल से बॉर्डर क्रॉस करके आया था, मेरे साथ 10 लोग और आए थे, मेरे पास राशन कार्ड तो नहीं है, लेकिन अब ये जो प्रक्रिया हुई है इसके बाद मैं बांग्लादेशी हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल। और अब शायद मुझे वापस भेजा जाएगा तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। 3-4 साल से करीब करीब रह रहे हैं, ये भी स्वीकारा उन्होंने। जो खुद जाने को तैयार हैं, अब जो आज तक एक तरीके से किसी पार्टी का वोट बैंक बनकर रह रहे थे, वो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर ये डर है तो इससे बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा, और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता कि अगर इस तरीके के घुसपैठिए हैं उनको वापस अपने देश में जाना चाहिए। जी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला तो सुना दिया है, अब देखना ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं अब उनके पास क्या नए आधार होंगे, वो किस तरह से चुनाव आयोग पे अपना निशाना साधेगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे पे डिकोड करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।